वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव अभी के समय पे आपको हुआ है और इसके कारण हो सकता है कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 भी आपको छिड़ सकता है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि फिनलैंड जो कंट्री है यूरोप में, इसने नाटो की मेंबरशिप आपको ले ली है। फिनलैंड नाटो का 31st मेंबर, 31वां मेंबर आपको बन गया है। तो नाटो में वैसे भी पहले 30 मेंबर है, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि फिनलैंड के ज्वाइन करने से वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन या एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आपको बन सकती है। इस वीडियो में मैं पवन चौधरी हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। साथ ही नाटो का इतिहास, उसका हिस्ट्री और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। आज से एक साल पहले रशिया और यूक्रेन के बीच में एक वॉर स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग रशिया यूक्रेन वॉर के नाम से जानते हैं। और इस वॉर के स्टार्ट होने का एक सबसे बड़ा कारण था कि यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो की मेंबरशिप आपको ले। और यूक्रेन और रशिया की बॉर्डर भी काफी ज्यादा बड़ी लंबी बॉर्डर जो है उन दोनों कंट्रीज की आपको मिलती है। अगर यूक्रेन के रास्ते या यूक्रेन की बॉर्डर पे अगर नाटो पहुंच जाता तो रशिया के लिए आपके आने वाले समय में अपनी देश की रक्षा करना, अपने जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्ट हैं उनकी रक्षा करना काफी मुश्किल हो जाता, जैसा रशिया बोलता है। और इसी कारण रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया। एक साल से ज्यादा समय उस वॉर को हो चुका है और अभी भी वॉर वॉर अभी यहाँ पर आपको कंटिन्यू है। तो क्या भविष्य में रशिया फिनलैंड के ऊपर आपको हमला करेगा या ये विवाद अभी यहीं पर थम जाएगा? ऐसे कई सारे मुद्दों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक मेरा पहला वीडियो है जहां पर मैं वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट जो मुद्दे या भारत से संबंधित जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के या वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को मैं पवन चौधरी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जैसे आप मैप में देख रहे हैं, रशिया और फिनलैंड के बीच में एक बड़ी बॉर्डर आपको है। और ये बॉर्डर तकरीबन तकरीबन 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर की आपको बॉर्डर है। और जो नाटो मेंबर्स हैं, अगर देखा जाए तो इस प्रकार से जो फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन कर लिया, तो अब नाटो का एक एक्ट है, नाटो एक्ट, और उसके अंदर का जो आर्टिकल 5 है वो फिनलैंड में लागू हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी कंट्री अगर फिनलैंड पे हमला करती है तो वो नाटो कंट्रीज पे हमला माना जाएगा। और इसके पहले अगर देखा जाए तो नाटो कंट्रीज के अंदर यूके और फ्रांस जैसे कंट्रीज के साथ में यूएस जैसी बड़ी कंट्री भी नाटो के अंदर आपको शामिल है। तो अगर आने वाले समय पे अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर, आप फिनलैंड के ऊपर आपको हमला करता है, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अटैक ऑन द होल नाटो कंट्री। और यहाँ पर इसको अटैक को रिटेलिएट करने के लिए सभी नाटो कंट्रीज आपको आ जाएंगी। अब देखो, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो ये कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या पश्चिमी देश है, उनका एक बहुत सोची समझी साजिश आपको है, जिसके तहत इन्होंने फिनलैंड को नाटो का मेंबरशिप आपको दिलाया। उसके साथ में एक फिनलैंड को एक डर भी है कि हो सकता है कि आने वाले समय पे फिनलैंड के ऊपर रशिया हमला कर दे, उसको कैप्चर कर ले, जैसे उन्होंने यूक्रेन पे कैप्चर किया है। और यूक्रेन तो चाहता था कि उसको नाटो की मेंबरशिप मिले, लेकिन इसके पहले मेंबरशिप मिलती उनके ऊपर अटैक हो चुका था और तमाम यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उसके बाद उससे थोड़ा सा बैक हो गए थे। और यूक्रेन को बहुत ज़्यादा मदद मिली यूरोपियन कंट्रीज की, उनको हथियार, पैसा वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया गया। लेकिन वो नाटो का मेंबर नहीं था, इसलिए कोई भी नाटो कंट्री यूक्रेन की डायरेक्ट हेल्प के लिए आपको नहीं आया। लेकिन अब फिनलैंड के ऊपर आर्टिकल जो 5 है वो लागू हो चुका है। और अब रशिया और फिनलैंड के बीच में इशू इन फ्यूचर आपको क्रिएट आपको हो सकता है। अगर होता है तो ये तमाम कंट्रीज मिलकर फिनलैंड की यहाँ पर आपको मदद करेगी। ओके, इसके पहले अभी फिनलैंड के अंदर इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, और चुनाव के अंदर वहाँ की जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर थी, सेना मरीन, वो इलेक्शन आपको हार गई है, चुनाव हार गई है। अब वहाँ पर एक नई जो पार्टी है, नई पार्टी का इलेक्शन या नई पार्टी जो है सत्ता में आपको आने वाली। लेकिन इसके पहले बड़ा जो बदलाव है वो नाटो की मेंबरशिप के अंदर, ये नाटो के अंदर यहाँ पे हुआ है, जिसमें फिनलैंड उसका मेंबर आपको बन गया है। ओके, इसके अलावा अगर नाटो की हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो नाटो वैसे तो 1949 में, 1949 में नाटो का गठन आपको होता है। लेकिन इसके पहले इसका इतिहास थोड़ा सा पीछे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जाता है। सेकेंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जैसे आपको पता होगा, जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया था और उस हमले के बाद, उस अटैक के बाद जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। और इसके पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी रशिया उसमें शामिल था, लेकिन रशिया ने 1917 में उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आपको बैकआउट कर लिया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी रशिया कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में डेवलप हुआ। उस समय रशिया को यूएसएसआर या सोवियत रशिया के नाम से आपको जाना जाता था। और उस समय पूरी दुनिया के अंदर दो बड़े बड़े कंट्रीज थे, एक रशिया था और दूसरा जो कंट्री था, दूसरा कंट्री हुआ करता था रशिया, जिसको यूएसएसआर कहा जाता है। 1917 के बाद आपका जोसेफ स्टालिन और लेनिन, इन लोगों ने मिलकर लंबे समय तक रशिया का या यूएसएसआर का डेवलपमेंट किया और दुनिया की एक सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री आपको बना। अब जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, उनको डर था कि आने वाले समय में रशिया हमारे ऊपर हमला कर सकता है, अटैक कर सकता है, और इसलिए इन कंट्रीज ने मिलकर नाटो का फॉर्मेशन किया। अगर नाटो के फॉर्मेशन में देखा जाए तो सबसे पहले 1947 में यूके और फ्रांस के बीच में ट्रीटी हुई थी। उस ट्रीटी
को कहा जाता ट्रीटी ऑफ ड्रंकिन, और उस ट्रीटी ऑफ ड्रंकिन के अकॉर्डिंग वो एक डिफेंसिव पैक्ट था, एक रक्षात्मक संधि थी, जिसके तहत रशिया के ऊपर अगर अटैक करता है इन फ्यूचर, तो यूके और फ्रांस दोनों एक दूसरे की यहाँ पर आपको मदद करेंगे। उसके बाद 1948 में 3 और कंट्रीज, जिनको बेनेलुक्स कंट्री कहा जाता है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन कंट्रीज ने आपके इनके ग्रुप को यहाँ पर आपको ज्वाइन किया, और उन बेनेलुक्स कंट्री के ज्वाइन करने के बाद इनका ग्रुप थोड़ा सा आपको बड़ा हो गया। और उसके बाद फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ, तो उसके बाद बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी आपको लगा कि हमको भी रशिया को रोकना चाहिए, यूएसएसआर को रोकना चाहिए, और इसके लिए इन्होंने मिलकर अपना एक नाटो ग्रुप बनाया, और यहीं से शुरुआत होती है आपके कोल्ड वॉर की, जिसको हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो तकरीबन 1945-46 से लेके 1991, जब तक रशिया का यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हो गया, उसका विघटन नहीं हो गया, तब तक जो है ये कोल्ड वॉर इन कंट्रीज के बीच में आपको चलता रहा। खैर आगे जाके वॉशिंगटन, या बोल सकते हैं कि वॉशिंगटन एक कंसेंसस हुआ, एक वॉशिंगटन में मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के बाद 1949 में जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसने और उसके साथ में कनाडा ने भी नाटो को ज्वाइन कर लिया। ये एक तरीके से ग्रुप बन गया, जिसको अब हम लोग नाटो के नाम से जानते हैं। पहले आपका जो डंकिंग का जो ट्रीटी था, डंकिंग का ट्रीटी, उसके बाद आपका बेलुक्स कंट्री का जो आपका बेनेलुक्स कंट्री का आपको ज्वाइन होना, और उसके बाद यूएस, कनाडा, इटली, पोर्टुगल, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, तमाम कंट्रीज, आइलैंड वगैरह, ये तमाम कंट्रीज आपको ज्वाइन हुई, जो आपको यहाँ पर इस ग्राफिक्स में आपको दिख भी रहा है। तो इनके ज्वाइन होने के बाद अब जो है वो नाटो काफी बड़ा हो गया, और नाटो का उस समय एक मानना था कि हम लोग रशिया के साथ में बॉर्डर टच नहीं करेंगे, या हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग रशिया से या यूएसएसआर से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेंगे, और इनके बीच में बिटवीन द यूएसएसआर और नाटो कंट्रीज के बीच में, या नाटो में भी यूएस और ब्रिटेन के बीच में एक समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत नाटो कंट्रीज को ईस्ट में नहीं बढ़ाया जाएगा। ये अपना पावर बढ़ा सकते हैं, अपनी शक्तियां बढ़ा सकते हैं, लेकिन ईस्ट के अंदर इनका एक्सपेंशन नहीं होगा। लेकिन अभी जो स्टेप उठा है, चाहे वो यूक्रेन का शामिल होना हो की बात हो, या फिनलैंड का भी शामिल हो जाना हो, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो नाटो है वो वेस्ट की तरफ, यहाँ ईस्ट की तरफ आपको बढ़ रहा है, और इन फ्यूचर भविष्य के अंदर हो सकता है कि और भी कई सारे कंट्रीज जो रशिया के बॉर्डर को टच करते हैं, तो वो नाटो को आपको ज्वाइन करे, और वर्ल्ड के अंदर अभी जैसा जो कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा बिटवीन द यूक्रेन और रशिया, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर आगे भी आपको हो सकता है। खैर वो तो भविष्य आपको बताएगा, लेकिन इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? खैर भारत ने इसको लेकर कोई स्टेटमेंट, कोई प्रतिक्रिया अभी तक तो नहीं दी है। हो सकता है कि आगे भी हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दें, क्योंकि ये उन कंट्रीज के बीच का इंटरनल मैटर है, और हम कभी भी किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर, उनके आंतरिक मामलों के अंदर किसी प्रकार की कोई भी दखल अंदाजी नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी इन फ्यूचर अगर इन कंट्रीज के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो भारत को एक बड़ा प्रॉब्लम होगा कि हम कई सारी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज हम लोग इंपोर्ट करते हैं। रशिया हमारा एक अच्छा दोस्त है, और यहाँ पर अगर रशिया फिनलैंड पे हमला करता है, तो अगेन वही प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमको रशिया की निंदा करने के लिए यूनाइटेड नेशन में बोला जाएगा, वर्ल्ड लेवल पे बोला जाएगा, जो हम शायद न करें। और इससे अगर ये चीजें आगे बढ़ती हैं, तो हो सकता है हमारी जो G20 समिट है, उस पर भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ सकता है। खैर जापान ने जैसे अभी बीच में आपके अपने विदेश मंत्री को भेजने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद वहां के प्राइम मिनिस्टर को हमने इंडिया बुला के गोलगप्पे खिला के उस मैटर को तो रिजॉल्व कर दिया है, और आने वाले समय में हो सकता है कि इंडिया इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया न दे, क्योंकि जब नाटो प्लस की बात होती है, तो कहीं ना कहीं यूएस चाहता है कि नाटो प्लस के अंदर इंडिया को भी शामिल किया जाए। तो देखते हैं जियोपॉलिटिक्स की ये बिसात किस करवट बैठती है, रशिया की करवट बैठती है, या वो बैठती है आपके अमेरिका और नाटो के करवट। तो ये देखने वाली बात आपको होगी। साथ ही अनअकैडमी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफर चल रहा है, और इस ऑफर के अंतर्गत आप अनअकैडमी MPPSC प्लस सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हैं 1+1 ऑफर। 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ में आपको मिल रहा है 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, और उसके साथ में आपको 6 महीने के सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेज करते हैं, तो वहां पर आपको मिलेगा 3 महीने का सब्सक्रिप्शन का एक्सटेंशन। तो ये ऑफर बहुत लिमिटेड समय के लिए है। अगर अभी तक आपने इस ऑफर का फायदा नहीं उठाया, तो अभी जाके इस ऑफर का फायदा उठाइए, और इसके लिए सिंपली आपको यूज करना है मेरा कोड पवन लाइव, और आपको 1+1 एक्सटेंशन या 6+3 एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। आई थिंक ये मेरा पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आता है, तो मैं इस प्रकार के और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। आपके सपोर्ट की बस जरूरत है। थैंक यू।